पॉइंट के साथ मैं रदा जमशेद। नाज़रीन, आजकल हर इंसान खूबसूरत नज़र आना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो खूबसूरत तरीन नज़र आए, जिसके लिए वो बहुत से स्किन प्रोडक्ट्स, हेयर फॉल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रखते हैं, चाहे वो उनके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो। डॉक्टर को कंसर्न नहीं किया जाता। आज इन सारे मसलों का ही हम हल लेके आए हैं। मेरे साथ बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खावर नज़ीर मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो इस तरह के लोग घर में टोटके इस्तेमाल करते हैं, खुद प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ये कितने इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितने इनके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइल स्टेटमेंट इस बात को बना लिया गया है कि गोरा रंग हो तो वो बंदा ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज अच्छा लगता है, काले रंग वालों को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। स्टाइल स्टेटमेंट बन गया कलर कॉम्प्लेक्शन। क्या लगता है कि आपको जो लोग घर में इस तरह के वाइटनिंग क्रीम्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इनके क्या इफेक्ट्स हैं? देखिए, स्टाइल या जो एक ट्रेंड बन गया जी, गोरा होना चाहिए, ये तो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। स्किन का गोरा होना मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किन का हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो थोड़ी सी डार्क कलर में या डार्क शेड में आ जाए या वाइट शेड में आ जाए। तो ये बड़ा इरेलीवेंट सी चीज़ है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। आप देखें कि वेस्ट में जो लोग हैं जो गोरे होते हैं वो थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं, वो टैन होना चाहते हैं, वो सन बाथ लेते हैं, सन बाथ लेते हैं जी, ऐसे ही है। या वो टैनिंग बाथ यूज़ करते हैं, टैनिंग सैलून्स जाते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ब्लेस्ड हैं अच्छी स्किन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रेंड है हम अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं। वाइट स्किन बहुत अच्छी स्किन नहीं होती, उस पर छोटा सा भी निशान या पिगमेंटेशन या छाई आ जाए वो ज़्यादा उठ के नज़र आती है। और वाइट स्किन जो है वो सन प्रोटेक्टेड ज़्यादा नहीं होती, सूरज की रोशनी की वजह से उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, स्किन कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, छाइयाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो ये कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है लोगों को कि स्किन को हेल्दी करना इंपॉर्टेंट है, गोरा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्दी स्किन के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी? अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें जो स्किन दी है वो बहुत हेल्दी है। हम अनफॉर्चुनेटली गलत चीज़ें लगा के इसको अनहेल्दी कर रहे हैं आजकल। तो हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हमारे मेल्स हैं, आप देखें दादा दादी नाना नानी, उनकी स्किन बड़ी अच्छी ग्लोइंग है, ग्लोइंग शाइनी रहती है। मेरी अभी तक अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो मेरी दादों की जो अपनी स्किन है वो माशाल्लाह बहुत ग्लोइंग और बहुत फ्रेश है, वो कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं रखती। तो हमारी जो यंग लड़कियां हैं या यंग जनरेशन, आप उनकी स्किन देखें इतनी हेल्दी नहीं है, उनके इश्यूज़ हैं मल्टीपल। तो हमने ना जानते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, और फिर हम बहुत ज़्यादा अनड्यू फेशियल्स कराने की तरफ चले गए, जिससे हमारी स्किन को इन दी एंड नुकसान पहुंचा है। हमें वक्ती तौर पे इन क्रीमों के इस्तेमाल से या फेशियल के इस्तेमाल से फ़ायदा फ़ील होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन हमारी स्किन सफ़र करती है। स्किन पे छाइयाँ हमने देखी हैं अनमैरिड बच्चियों में, जो कि आम तौर पे शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन में आती थी, लेकिन अब अनमैरिड बच्चियों में इन क्रीमों के इस्तेमाल से छाइयाँ हम बहुत कॉमनली रूटीन में देखते हैं। चेहरे पे बालों का ज़्यादा आ जाना इन क्रीमों की वजह से एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो ये वाइटनिंग क्रीम जो हम टीवी पे ऐड देखते हैं या अखबारों में देखते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है, जो कुछ दिनों में रंग गोरा गोरा कर देती हैं, लेकिन ये बड़ी डेंजरस हैं। हम लॉन्ग रन में इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम एडवाइज़ करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इनको अवॉइड करें और अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। अगर अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो सेफ़ वेज़ हैं कि आप अपने कलर को बेहतर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। स्किन को हेल्दी करने के हवाले से आपने पूछा कि रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। आपकी स्किन जितनी मॉइस्चराइज़ होगी उतनी वो हेल्दी होगी। यंग एज में जब एक्नी का प्रॉब्लम होता है तो मॉइस्चराइजिंग जो है एक्नी को ट्रिगर कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, तो स्पेशल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग लोशन होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं या डॉक्टर के मशवरे से। लेकिन जिन लोगों को एक्नी नहीं है उनकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग बहुत हेल्प करती है। मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग के हवाले से भी हेल्प करती है और स्किन को शाइन ग्लो देने के हवाले से भी हेल्प करती है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन, सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जो कि फ़ोटो एजिंग करती हैं, उसे हम फ़ोटो एजिंग कहते हैं। ऐसी एजिंग जो फ़ोटो या लाइट की वजह से एजिंग होती है। तो आप देखें जो लोग धूप में काम करते हैं, धूप में रहते हैं, फसलों में काम करते हैं, हमारे किसान वगैरह, उनकी रिंकल्स बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं माथे पे, साइड पे, यंग एज में। तो सूरज की रोशनी जो है वो रिंकल्स को ज़्यादा बनाती है, एजिंग ज़्यादा करती है। तो अगर आप अपनी स्किन को सन प्रोटेक्टेड करते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं, सूरज की रोशनी से बचाते
लगाते हैं और सन प्रोटेक्ट करते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं रूटीन में, तो आपकी स्किन बड़ी हेल्दी हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन बेहतर होगी और एंटी एजिंग के इफेक्ट भी आपको मिलेंगे। सर नॉर्मली लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जी सन ब्लॉक हमें सिर्फ समर्स में यूज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो विंटर्स की सन होता है वो ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है कंपैरेटिवली समर्स। देखिए, सूरज की रोशनी का इतना मैटर नहीं करता। सूरज की रोशनी विंटर में कम हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादा मिलती है। हमें जो डैमेज करती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आती। हम इवन इंडोर कमरे में हों तो वहाँ पे धूप नहीं आ रही होती, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज़ वहाँ पे होती हैं। अब अल्ट्रा वायलेट रेज अगर वो चाहे सर्दी हैं या गर्मी है, वो आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, तो सन ब्लॉक आप इवन इंडोर हैं, चाहे सर्दी है या गर्मी है, चाहे बाहर बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं सन प्रोटेक्शन लाजमी करें, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। सर एक तो इशू जो आता है पिंपल्स लड़कियों के स्किन पे, किसी लड़की की स्किन पे पड़ते हैं तो वो पिंपल्स कुछ टाइम बाद निशान अपना छोड़ जाते हैं। उस निशान को ख़त्म करने के लिए लोग बहुत सी चीज़ें ऊपर अप्लाई करते हैं, खुद से मेडिकेशन करते हैं, समहाउ उनकी स्किन को और डैमेज कर देती है उसको रिलीफ देने के बजाय। उसके लिए सर अगर परमानेंट कोई वे है कि कोई क्रीम्स इस तरह की अवेलेबल हैं जो मेडिकली सर्टिफाइड हैं लगाने के लिए? अच्छा बेटा, इस तरह के जो एक्नी या पिंपल्स चेहरे पे निकलते हैं वो एक ख़ास एज में 10-12 साल से 30-35 साल की एज में जनरली हम देखते हैं। हमारी बॉडी ही डिसाइड करती है कि एक्नी ने कब आना और कब जाना है। तो आपने देखा होगा बाज़ लोगों को अर्ली एज में एक्नी आ जाती है, 15-20 साल की एज में आके चली जाती है। बाज़ लोगों को लेटर एज में आती है, 25 साल के बाद या 30 साल के बाद। बाज़ लोगों को कुछ महीने एक्नी होती है और फिर नज़र ही नहीं आती, ठीक हो जाती है। बाज़ लोगों को होती रहती है, यानी 6-6 महीने, साल, 2 साल। और बाज़ लोगों को सिर्फ चेहरे पे होती है, बाज़ लोगों को चेहरे के अलावा कमर, शोल्डर, चेस्ट हर जगह होती है। तो ये वेरिएबल है, हर एक की बॉडी डिसाइड कर रही होती है। अब किसी भी इंसान को दाना बनेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर खावर हों, चाहे वो आप हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी हो, जब भी दाना बनेगा तो वो दाना हील होने के बाद निशान छोड़ेगा। ये नेचुरल स्किन का हीलिंग प्रोसेस है। तो कहीं पे भी कोई ज़ख़म बनेगा या दाना बनेगा, वो ठीक होने के बाद वहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस छोड़ देता है इनिशियली। तो पहले रेडनेस होती है, इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो रेडनेस कुछ अरसे के बाद स्लोली कन्वर्ट हो जाती है डार्क ब्राउन कलर में। फिर वो डार्क ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन कलर में चला जाता है और फिर लाइट ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता स्किन में मैच हो जाता है। तो हमारी बॉडी खुद इस निशान को ठीक करने के लिए एफर्ट कर रही होती है, स्लोली। और ये प्रोसेस जो है कई महीने या साल ले सकते हैं नेचुरली। हम जो क्रीम्स देते हैं, जिसमें सन ब्लॉक का हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, वो भी निशान को बेहतर करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा कुछ और क्रीम्स हैं जो निशान को जल्दी ठीक करने में हेल्प करती हैं, तो हम बेशुमार क्रीम्स देते हैं। लेकिन वही है कि पेशेंट को असेस करने के बाद हम एडवाइस करते हैं। अपने तौर पे ख़ुद से क्रीमें इस्तेमाल करने में बाज़ का नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ने एक ही चेहरा दिया है, उस पर हम कहते हैं कि तजर्बे ना करें, टीवी पे देख के कोई टोटका पढ़ के ना लगाएं। हो सकता है वो टोटका आपको फ़ायदा दे जाए, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि वो टोटका आपकी स्किन को डैमेज कर दे और परमानेंट डैमेज कर दे। बिल्कुल, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर इंसान की जो बॉडी है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। एक को अगर अफेक्ट हो गया उस चीज़ से, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी उसी चीज़ से अफेक्ट हो या वही क्रीम उनको अफेक्ट दे जो किसी और को दे चुकी है। सर ये तो बात हमने कर ली स्किन के हवाले से। एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम आजकल है लोगों में, हेयर फॉल। बालों को एक तरह से स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है कि पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम करती है। लोगों को हेयर फॉल का इतना इशू रहता है, बाल डैमेज रहते हैं, उसके लिए उनको क्या ऐसे मतलब ट्रीटमेंट्स हैं या कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो लेनी चाहिए? नॉर्मली लोग सैलून जाते हैं और सैलून में हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं या किस हद तक वो डैमेज भी कर सकते हैं बालों को मेडिकली? देखिए, बात यह है कि पहले हम सबको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो सैलून्स हैं आमतौर पे वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, जो ट्रीटमेंट देने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं। तो सैलून्स बेसिकली आपकी मेकअप के लिए होते हैं। जनरली उनका काम मेकअप करना होता है। वो स्किन या हेयर की ट्रीटमेंट करना उनकी डोमेन में नहीं आता, ना तो वो ट्रेंड होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी वहाँ जाके हेयर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रीटमेंट जो सैलून से लोग लेते हैं वो इन दी एंड बालों को डैमेज करती हैं। रिबाउंडिंग बड़ा कॉमन एक प्रोसीजर लोग करवाते हैं। तो वो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर या बालों की शेप दी होती है, जब उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें हेयर फॉल का सामना होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम रूटीन में इतने पेशेंट्स देखते हैं कि उनका हेयर फॉल रिबाउंडिंग के बाद स्टार्ट हुआ होता है। इसके अलावा बेशुमार वो ट्रीटमेंट सैलून वाले ऑफ़र करते हैं। तो उनकी डोमेन नहीं है, ना उन बेचारों को पता होता है कि बालों की गिरने की क्या रीज़न है। तो जब तक हमें बालों की गिरने की रीज़न पता नहीं चलेगी, हम उसका अच्छा इलाज नहीं कर सकते।
फीमेल्स में हेयर लॉस के डिफरेंट रीजंस हैं, मेल्स में डिफरेंट हैं। सर अगर हम जनरली बात करें मेल और फीमेल हेयर फॉल रीजंस, तो मेन रीजंस आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं मेडिकली जो प्रूव्ड हैं? फ़ीमेल्स में जो आमतौर पे हेयर फॉल की रीज़न्स होती हैं वो बेशुमार हैं। उसमें स्ट्रेस रिलेटेड हैं, फ़िज़िकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस। फ़िज़िकल स्ट्रेस से क्या मुराद है कि अगर कोई बंदा अपना वेट लूज़ करता है तो उसकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, क्रैश डाइटिंग करते हैं या बहुत गेन करता है या लूज़ करता है, तो उससे हेयर लॉस हम कॉमनली देखते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स में प्रेगनेंसी एक फ़िज़िकल स्ट्रेस है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को दूध पिलाना एक फ़िज़िकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हम हेयर लॉस देखते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, किसी भी किस्म की परेशानी या डिप्रेशन, वो भी हेयर लॉस करता है। तो ये कॉमन हम देखते हैं। इसके अलावा हार्मोनल रीजंस भी होती हैं, इसके अलावा आयरन लेवल्स भी होते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स भी हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो कि इवेलुएट करने के बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं। और बाज़ का हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसकी भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। सर अगर हम डैंड्रफ के हवाले से बात करें, डैंड्रफ तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली एशियंस पे तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लोगों को इतना डैंड्रफ होता है कि उनके कपड़ों पे वो डैंड्रफ हमें नज़र आ रहा होता है, मुसलसल हेयर फॉल रहता है। तो हेयर फॉल में डैंड्रफ भी एक मेजर रीज़न है? डैंड्रफ एक मेजर रीज़न नहीं है। डैंड्रफ बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने कुछ फैक्ट्रीज़ लगाई होती हैं हमारी जिल्द में, स्कैल्प में, जो डैंड्रफ बना रही होती हैं। तो वो किसी में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, किसी में ज़्यादा डैंड्रफ बना रही होती हैं और किसी में कम बना रही होती हैं। और हम उन फैक्ट्रीज़ को बंद नहीं कर सकते। हम वो जो डैंड्रफ प्रोडक्शन है उन फैक्ट्री को, उनको क्लीन या क्लियर कर सकते हैं शैम्पूज़ के ज़रिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल जाते हैं। लेकिन डैंड्रफ कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। हम डैंड्रफ को बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन जो एड्स आते हैं जी हमेशा के लिए डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आम तौर पे किसी भी शैम्पू से हम हमेशा के लिए डैंड्रफ ख़त्म नहीं कर सकते। हम वक्ती तौर पे उसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों में टेंडेंसी होती है उनकी डैंड्रफ फिर आ जाती है। सर अगर हम एक नेक्स्ट बात करें, बहुत ही मेन टॉपिक होता है नेल्स पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अक्सर समटाइम हम देखते हैं नेल फंगस बहुत कॉमन है अब लोगों में। सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है, विंटर्स जब आते हैं तो लोग नेल फंगस लग जाते हैं जिसकी तो उनके पूरे नेल डैमेज हो जाते हैं। ये रीजंस, इस नेल फंगस के क्या रीजंस आप समझते हैं? अच्छा, फंगस जो है बेटा आमतौर पे सर्दियों की बजाय गर्मियों में ज़्यादा हम देखते हैं। फंगस को ना हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, गर्मी हो, थोड़ा सा गीला एरिया हो। तो आमतौर पे हमारी उंगलियों के दरमियान, जो पाँव की उंगलियों के दरमियान जगह है, वहाँ पे हम फंगस देखते हैं। अंडर लेग्स के एरिया में देखते हैं, अंडर आर्म्स में देखते हैं, चेस्ट, एब्डोमेन, पूरी बॉडी पे भी देखते हैं। तो फंगस की बेशुमार किस्में हैं और ये पूरी बॉडी पे किसी ना किसी फॉर्म में आ सकती है और गर्मियों में ज़्यादा हम देखते हैं कॉमनली। नेल की फंगस भी कॉमन है और नेल की फंगस बहुत मुश्किल है ट्रीट करना। इसकी जो खाने वाली ट्रीटमेंट होती है बड़ी लंबी होती है और आम तौर पे हमने देखा है कि ट्रीटमेंट के बाद चांसेस होते हैं कि फिर फंगस आ जाती है। तो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर्स के पास होती हैं और हर पेशेंट को इंडिविजुअली चेक करा के अपनी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे हम मार्केट में देखें तो अभी नेल फंगस के लिए कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, कहते हैं कि आप वो ड्रॉपर डाल लें तो आपका टेम्प्रेरी तो आपकी वो फंगस ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद दोबारा अलाइव हो जाती है। जी, फंगस आमतौर पे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अगर प्रॉपर नेल की फंगस है तो उसके लिए जब तक हम खाने वाली मेडिसिन नहीं देंगे फंगस ख़त्म नहीं होती। टॉपिकल का रोल है, जो लगाने वाले ड्रॉप्स आपने बात की, नेल पेंट्स भी मिलते हैं, किसी हद तक हेल्प कर सकती है। लेकिन नेल की जो फंगस है आमतौर पे खाने वाली दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उससे ही ठीक होती है, बेहतर होती है। सिर्फ लगाने वाली से जनरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं मिलता। जो बॉडी की फंगस है, किसी को अगर चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे फंगस हो गई है या अंडर लेग्स पे या एथलीट्स फुट जो है उंगलियों के दरमियान फंगस हो गई है, वहाँ पे लगाने वाली क्रीमें जनरली हेल्प कर जाती हैं। लेकिन जो नेल की फंगस है वो आप कह लें कि सबसे ढीठ किस्म की फंगस है जो कि इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। स्किन टाइटनिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों में आजकल ये भी बहुत जो बॉटिक्स लगवाए जाते हैं, स्किन टाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं। अगर हम टीवी वगैरह पे देखें तो डॉक्टर्स नॉर्मली बता रहे होते हैं, लोग सुन रहे होते हैं, वो फर्दरली वेरी के बगैर वो ट्रीटमेंट्स या वो इंजेक्शंस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, उनकी पूरी बॉडी पे शायद उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये कितना वेरीफाई करना चाहिए इस चीज़ को कि बॉटिक्स सेफ़ हैं या नहीं है? जी, बोटॉक्स तो एक इंजेक्शन है जो कि रिंकल्स को बेहतर करने के लिए हम लगाते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट रूटीन में लगाते हैं और बहुत सेफ़ इंजेक्शन है। लेकिन बात वही है कि लगा कौन रहा है।
तो ऐसे ही है कि जो कपड़े इस्त्री करने वाली, प्रेस करने वाली इस्त्री जो होती है, आयरन, अगर किसी को वो चलानी नहीं आती और अगर वो फुल स्पीड पे करके कुछ देर के लिए कपड़े पे रख दे तो कपड़ा जल जाएगा, लेकिन जिसको चलानी आती है वो प्रेस कर लेगा अच्छे तरीके से। तो इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर है, उसे बोटॉक्स लगाना आता है, उसे उसके यूनिट्स का पता है, उसे पता है कि उसने कहाँ पे किस मसल पे इंजेक्ट करना है, तो इट इज़ वेरी सेफ़ और वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट यही है कि प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बेशुमार हैं, तो बोटॉक्स एक छोटी सी ट्रीटमेंट है जो सिर्फ अपर फेस के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, आईब्रो को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, इन रिंकल्स को बेहतर करने के लिए, सेंट्रल रिंकल्स को बेहतर करने के लिए, क्रोज फीट ये रिंकल्स होती है इनको बेहतर करने के लिए। इसके अलावा हम फिलर्स लगाते हैं जिनकी रिंकल्स बहुत डीप होती हैं, यहाँ पे जिनके चीक्स गिर जाते हैं उनमें वॉल्यूम देने के लिए हम फिलर्स लगाते हैं। बाज़ लोगों के लिप्स बहुत पतले होते हैं, उनमें हम फिलर लगाते हैं उनका वॉल्यूम बेहतर करने के लिए। सर आजकल जी आपके लिप्स की बात को मैं कंटिन्यू करूँ तो आजकल पाउट की वजह से काफ़ी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व है। यंग जनरेशन की हम बात करें, लड़कियों में स्पेशली चीज़ देखी जाती है, वो इस तरह की इंजेक्ट करवा लेती है कि जिस दे वांट, उनको जो होता है कि हमें पाउटी लिप्स चाहिए। तो जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है कि उनको इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए? जी, अगेन रिलेटिव चीज़ है बेटा। बात यह है कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ये एक लग्जरी ट्रीटमेंट है। अब ये किसको ज़रूरत है ये हर इंसान खुद डिसाइड करता है। तो बेशुमार पेशेंट आते हैं, आपकी बात ठीक है, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं स्टाइल स्टेटमेंट और अपने आप को बेहतर बनाने की जी, तो दे वांट लग्जरी ट्रीटमेंट, दे वांट टू पे इट, और ये सेफ़ ट्रीटमेंट है, यानी देने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन हम पेशेंट से पहले हर चीज़ डिस्कस करते हैं और अगर कोई चाहता है तो हम उससे फिर इंजेक्ट भी करते हैं, लेकिन हर चीज़ पेशेंट से डिस्कस करने के बाद दे आर वेरी सेफ़, इसमें कोई नुकसान नहीं। सर अब लास्ट में हमें कोई मैसेज हैं जो लोग अभी आपकी और हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैसेज देना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें इस तरह की डैमेज, स्किन डैमेज करने से या हेयर फॉल से या डॉक्टर विजिट्स के हवाले से आप प्लीज़ उन्हें गाइड करें थोड़ा सा। उसमें बेटा इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा एक्सेस में है, हर एक के पेजेस भी बने हुए हैं, लेकिन हमारे भी पेजेस हैं और हमें बेशुमार रिक्वेस्ट आती हैं कि हमें ऑनलाइन एडवाइस दे दें। मैं लोगों से यही एडवाइस करूँगा, सजेस्ट करूँगा अपने जो व्यूअर्स हैं कि हर इंसान की स्किन डिफरेंट है, इवन दो बहन भाई हैं उनकी स्किन डिफरेंट है, तो कोई भी एडवाइस ऑनलाइन ना लें। बेहतर है कि अपने करीबी स्किन स्पेशलिस्ट जो आपके घर के करीब है उसके पास जाएं, अपनी स्किन की असेसमेंट कराएं, क्योंकि हर इंसान की स्किन डिफरेंट है, एक ख़ास टाइम में डिफरेंट है। आज डिफरेंट बिहेव कर रही है, एक हफ़्ते के बाद डिफरेंट हो सकती है, एक महीने के बाद डिफरेंट हो सकती है। तो कोई एक जादू या मैजिक मेडिसिन नहीं है कि हम दे दें और उससे स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जो प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का, आप स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करें, वो जो आपको मेडिसिन गाइड करेगा उसको फॉलो करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होता है। दूसरा, लोगों के जहन में ये भी होता है कि शायद कोई लेज़र ट्रीटमेंट एक ऐसा मैजिक है, हम एक दफ़ा लेज़र कराएंगे और हमारी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं स्किन के हवाले से वो स्लोली हेल्प करती हैं, वो स्किन को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, कुछ जादू नहीं होता। हम किसी 50 साल की खातून को 20 साल का नहीं बना सकते, हम उसके कुछ साल पीछे लेके आ सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट होती हैं। इस तरह दानों के हवाले से बच्चियाँ अपने तौर पर स्टीरॉयड क्रीमें, बेटनोवेट, डर्मोवेट मिल जाती हैं स्टोर से, वो लगाती हैं। तो ये स्टीरॉयड क्रीम्स हम कहते हैं ना लगाया करें, ये वक्ती तौर पे स्किन को ठीक करेंगे लेकिन आपकी स्किन को हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। वाइटनिंग क्रीम जो बाज़ार में कमर्शियली अवेलेबल हैं उनमें स्टीरॉयड और मरकरी का बहुत हाई मिकदार होती है, तो वो स्किन को डैमेज करती है, स्किन की वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि सूरज की रोशनी और हीट से उन्हें रेडनेस हो जाती है, पेन होती है, बर्दाश्त नहीं होती, दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अनमैरिड बच्चियों में। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर मैं यही सजेस्ट करूँगा कोई टोटका या कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ डॉक्टर ख़ाबर नज़ीर मौजूद थे और उन्होंने हमें ब्यूटी के हवाले से टिप्स दी और बताया कि हर इंसान की जो स्किन है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, इंसान की अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी एक को अगर किसी चीज़ से अफेक्ट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी हो। खूबसूरत लगना हर किसी का हक है, लेकिन अपनी सेफ्टी को भी देखना चाहिए, अपनी हेल्थ को भी देखना चाहिए, जिसके लिए आपको किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करके उनसे कंसल्ट करके ट्रीटमेंट्स करने चाहिए, प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए।